Hi everyone, welcome to lecture 49 of Math series. आज के lecture में we will cover these 4 questions. So you can have a look. Okay, so let's start with question 1. So it is regarding suicides. The question is discuss critically the causes behind rising suicides among the youth in India. ठीक है, सो आप इसके इंट्रोडक्शन में आप एक दो फैक्ट्स कोट कर सकते हो इफ़ यू हैपन टू रिमेंबर देम. सो NCRB जो है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो इन 2014 रिपोर्टेड 50 to 60,000 यूथ सुसाइड्स डेथ एवरी ईयर. ठीक है, NCRB के डेटा रिगार्डिंग सुसाइड्स इन यूथ, रिगार्डिंग वुमेन क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन. सो 2-3 फैक्ट्स आप NCRB के यू कैन एक्चुअली रिमेंबर एंड कोट देम इन योर आंसर्स. ठीक है, सो आप ये कहीं लिख लीजिए और एग्जाम से पहले एक बार गो थ्रू देम. ओके, सो वी हैव टू से एंड देन एक और स्टडी थी मिलियन डेथ स्टडी ऑफ 2012 said this figure underestimated true suicide numbers by up to a third. The actual numbers may approach 1 lakh deaths a year. ठीक है, तो उन्होंने बोला बहुत सारे जो सुसाइड्स हैं वो रिपोर्ट ही नहीं होते. सो इसलिए जो ये नंबर है जो NCRB कोट कर रहा है दैट इज़ जस्ट 1/3 ऑफ द एक्चुअल नंबर. राइट, उसके बाद लैंसेट कमीशन ने भी रिपोर्ट निकाली थी यूके में और उसने भी रीअफर्म किया था कि द नंबर ऑफ सुसाइड्स इन यूथ आर ऑन द राइज. सो व्हाट आर द कॉजेज? सी, द कॉजेज में हम सोशल रीजंस कह सकते हैं कि पहले क्या होता था, जॉइंट फैमिलीज़ होती थी और जो लार्ज फैमिलीज़ होती थी. आजकल वी डू नॉट हैव दैट, वी हैव न्यूक्लियर फैमिलीज़. तो जो यूथ को लेकर बच्चों के पास जो सपोर्ट सिस्टम है, जो ग्रैंड पेरेंट्स का सपोर्ट सिस्टम होता था, दैट इज़ नॉट देयर. सो दैट इज़ वन ऑफ द रीजन्स. दे डोंट हैव एनी वन टू गो टू, है ना. तो दिस इज़ द रीज़न, ब्रेक डाउन ऑफ ट्रेडिशनल लार्ज फैमिली सपोर्ट सिस्टम. राइट, नेक्स्ट क्या है? क्लैश ऑफ वैल्यूज़ विद इन फैमिलीज़. यंग इंडियंस बिकम मोर प्रोग्रेसिव बट जो उनके हाउस होल्ड्स हैं, जो उनकी फैमिलीज़ हैं, दे रिमेन ट्रेडिशनल एंड दे डू नॉट अप्रूव और आर सपोर्टिव ऑफ देयर चॉइसेस. ठीक है, सो द यूथ दे फील लेट डाउन. राइट, देन एज ओल्ड कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस आर इन डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट विद द डिज़ायर्स ऑफ द यंग पीपल. राइट, ये एक रीज़न है जिसमें आप फैमिली का डायमेंशन डाल सकते हो बिकॉज विच कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द राइजिंग सुसाइड्स. नेक्स्ट है कॉन्स्टेंट प्रेशर ऑन द यूथ टू गेट हाई ग्रेड्स टू सिक्योर एडमिशन टू reputed colleges. ठीक है, एंड द इम्पेंडिंग फेयर, अगर एक बार आप कॉलेज में भी आ जाते हो, द फेयर दैट if you don't get a job with a good package, ठीक है, आफ्टर completion of college. constant comparison with other successful children among family, friends, ठीक है, relatives, उनके साथ constant comparison so induces a lot of stress in the youth which can ultimately lead to their committing suicides. Failure in exam also contribute significantly to the number. जैसे फॉर एग्जाम्पल कोटा में इन 2015 देयर वर रिपोर्टेडली 30 सुसाइड्स और ये नंबर भी अंडर एस्टिमेटेड बताया जाता है कि बहुत सारे सुसाइड्स तो रिपोर्ट ही नहीं होते. एंड इफ वन सिटी यू हैव such a high number of suicide, it says a lot about the deteriorating education system of the country and the deteriorating support system provided by the family. Right, and for some youth, being denied the right to love a person because of their religion, caste, community or sexual orientation is also the tragic trigger for suicides. जैसे कि youth में क्या होता है, या तो if they happen to love someone or they want to marry someone outside their caste or their religion, so उससे भी काफ़ी ज़्यादा एक तरह से स्ट्रेस इंड्यूस होता है, सुसाइड्स कर लेते हैं. आइदर देयर इज़ ऑनर किलिंग और इफ़ in that fear कि they will be killed, they can commit suicide. So you know all these reasons है ना contribute to the rising number of suicides in youth. Then we have economic reasons also. Economic reasons क्या है? Unemployment rate बहुत ज़्यादा है, poverty, ठीक है, financial crisis, growing frustration among youths, fear of lagging behind in this competitive world, heightened aspirations. All of this contribute to increasing number of suicides. Then technological reasons. बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का रोल है कि सोशल मीडिया में लेट्स से फेसबुक में यू हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स बट एक्चुअल में जो फ्रेंड्स का सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए वो लैकिंग है. फ्रेंड्स आर प्रेजेंट ऑन द सोशल मीडिया बट लैकिंग इन द फिजिकल वर्ल्ड. ठीक है, सो इस वजह से भी रीजंस हैं. दे डोंट हैव एनी सपोर्ट सिस्टम, द फ्रेंड्स आर नॉट एग्जिस्टिंग. ठीक है, देन साइबर बुलिंग इज देयर, अनइंटरप्टेड यूज ऑफ इंटरनेट. राइट, ब्लू वेल गेम चैलेंजेस देयर. ठीक है, देन देयर इज समथिंग नोन एज रिवेंज पॉर्न ऑल्सो. सो ऑल
all of these reasons also contribute to suicides, right? Then the rapid and widespread changes in how young people conduct their social relationships through social media is another aspect of youth health that needs assessment and is contributing to the increase in suicides. So what should be the way forward? Again, सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट का ये रोल होना चाहिए कि ये काउंसलिंग सेंटर्स इंक्रीज़ कर दे ताकि यूथ की काउंसलिंग हो. ये काउंसलिंग स्कूल्स में होनी चाहिए, ठीक है, कॉलेजेस में होनी चाहिए. इनहैंस एकेडमिक कोर्सेज ऑन काउंसलिंग एंड सुसाइड स्टडीज़, ताकि हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज हैं. लेट्स से वी हैव प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट एट्सेट्रा who can undertake the counseling of the youth, right? Then you can have suicide helplines, they should be started, so one can share their problems and solutions can be found out and lives can be prevented. NGOs can help in reducing suicide rates. Then awareness drives can be conducted by intellectuals, religious, health academicians, celebrities, etc. जो कि ये बताए कि failure is also the stepping stone of success. If you have failed in one aspect of life doesn't mean कि suicide is the only option, right? So वो awareness drives होनी चाहिए, success stories लोग share करें अपनी. Then progressive education system to counter outdated social customs and traditions. आपकी एजुकेशन सिस्टम थोड़ी प्रोग्रेसिव हो. देन फैमिली की ओवरसाइट होनी चाहिए. पेरेंट्स, नेबर्स, कम्युनिटी मेंबर्स एट्सेट्रा कैन ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल. आइसोलेटेड लोग, फैमिलीज आजकल आइसोलेटेड रहती हैं, एक सोसाइटी में भी पता नहीं होता दूसरी फैमिली में क्या हो रहा है, तो वो नहीं होना चाहिए. एल्डर्स की नेबर्स की, दे शुड कीप एन ओवरसाइट, ठीक है. सो इफ दे नोटिस समथिंग फिशी दे शुड बी एबल टू कम अप विद अ सोल्यूशन, राइट. और उसके बाद गवर्नमेंट को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी चाहिए ताकि पीपल आर नॉट लेट डाउन. देन मॉनिटरिंग ऑफ इंटरनेट टू स्क्रीन गेम्स लाइक ब्लू व्हेल चैलेंज, जिसने बहुत सारे सुसाइड्स का रीज़न है जो कि. देन फर्दर यू कैन ऑल्सो टेक द help of international agencies, their experience, their expertise, है ना, to arrest the trend towards full utilization of the demographic dividend. So we cannot lose this demographic dividend to suicides, right? So this is your GS1. Next question है, examine how the rights of persons with disabilities Act of 2016 is an improvement over the 1995 Disability Act. So let's see. So the Right of Persons with Disability Act came out in 2016 and it is a drastic improvement over the one of 1995. So what are the, how is it an improvement? पहला क्या है, right based approach. It empowers persons with disabilities, PWDs, with the right to equality, preservation of their dignity and personal liberty. It protects against any discrimination, ठीक है. This was absent in the 1995 Act. Then और कैसे इम्प्रूवमेंट है, अब क्या है, अब 19 कंडीशन से पहले 7 डिसेबिलिटीज़ वर कवर्ड इन द एक्ट. देन पर्सन्स विद एटलीस्ट 40% डिसेबिलिटी, जिसको बेंचमार्क भी कहते हैं, दे आर एंटाइटल्ड टू रिजर्वेशंस इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, प्रेफरेंस इन गवर्नमेंट स्कीम्स एट्सेट्रा, राइट. Then it also confers certain rights and entitlements, ठीक है. कैसे, disabled friendly access है to all public building, hospitals, modes of transport, polling stations, etc. नेक्स्ट, मेंटली इल पर्सनस के केस में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में अवॉर्ड 2 टाइप्स ऑफ गार्डियनशिप, ठीक है. गार्डियनशिप, एक लिमिटेड गार्डियन टेक्स डिसीजंस जॉइंटली विद द मेंटली इल पर्सन, एंड देन यू हैव अ प्लेनरी गार्डियन विच एक्चुअली टेक्स डिसीजंस ऑन द बिहाफ ऑफ मेंटली इल पर्सन्स विदाउट कंसल्टिंग देम. सो दिस इज ऑल्सो अ provision. Then if there is any violation, ठीक है, so that is punishable with imprisonment as well as fine, and subsequent violations they will carry a high penalty. So you have to discuss the features of this act, right. उसके बाद funding है, establishment of national and state funds which are subsuming present funds for persons with disability, and then fund for empowerment. So funding has been provided. Then conformity with UN convention, so it is in conformity with UN convention on persons with disability to which India is a signatory, ठीक है. So these are the features, but again कुछ issues तो रहेंगे. So इसमें क्या issue है, इसमें disability is a state subject. तो the question is how appropriate it is for the parliament to impose legal and financial obligations on the states and municipalities, right.
ओके कि जो स्टेट डिसेबिलिटी एक स्टेट सब्जेक्ट है तो स्टेट गवर्नमेंट शुड कम अप विद द लॉ एंड नॉट द पार्लियामेंट, राइट. नेक्स्ट, द फाइनेंशियल मेमोरेंडम इट डज नॉट प्रोवाइड एनी एस्टिमेट ऑफ द फाइनेंशियल रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू मीट ऑब्लिगेशंस. उसके बारे में कोई बात नहीं की है कि कितने फंड्स चाहिए होंगे. Then it states that violation of any provision of the act will attract imprisonment or fine. Given the widespread obligations, ठीक है, like making all the polling booths accessible to the disabled, many acts of omission or commission could be interpreted as criminal offences, right? तो कोई भी act of omission या commission can be इंटरप्रेटेड एज क्रिमिनल ऑफेंस, ठीक है. सो बहुत सारी ऑब्लिगेशंस है तो उसको क्लियर कट बताना चाहिए कि ये ऑब्लिगेशन है, राइट. उसके बाद इन एक्स्ट्रॉर्डिनरी सिचुएशन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स कैन अपॉइंट प्लेनरी गार्डियंस फॉर मेंटली इल पेशेंट्स बट इट डज नॉट ले डाउन प्रिंसिपल्स फॉर सच डिटर्मिनेशन, ठीक है, इन अ कंसिस्टेंट मैनर अक्रॉस द वेरियस कोर्ट्स, राइट. एंड इट ऑल्सो ओवरराइड्स द मेंटल हेल्थ एक्ट बट द सेफ गार्ड्स अगेंस्ट मिस यूज ऑफ पावर्स बाय गार्डियंस आर लोअर, राइट. एक तो ये है कि सेफ गार्ड्स कम है इस एक्ट में, ठीक है. दूसरी चीज़ ये है कि टर्मिनेशन अगर करनी हो गार्डियनशिप के लिए उसके लिए भी कोई प्रोविजन नहीं है, ठीक है. दिस इज ऑल्सो वन इशू. देन इट इज़ ऑल्सो इनकन्सिस्टेंट विद सम अदर केसेस लाइक द कंडीशंस फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एंड द मिनिमम पेनल्टी फॉर आउटरीचिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन. सो इट इज़ ऑल्सो इनकन्सिस्टेंट विद अदर लॉज, ठीक है. सो ये कुछ इश्यूज हैं इस बिल में. But at the same time it provides the divyangs with the right to equality, ठीक है. for them उनके लिए इंक्लूजन के लिए इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं इस एक्ट में. सो इट इज़ डेफिनेटली एन इम्प्रूवमेंट ओवर द प्रीवियस एक्ट. तो ये आप इसको इस तरह से कंक्लूड कर सकते हैं. नेक्स्ट इज GS3. सो क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मॉरल हैज़र्ड. इट इज सेड दैट रिकैपिटलाइजेशन ऑफ बैंक्स एड्स टू द रिस्क ऑफ मॉरल हैज़र्ड. इलैबोरेट, राइट. सो इसमें पहले हमें बताना है कि मॉरल हैज़र्ड क्या है. मॉरल हैज़र्ड को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में देखें सो इट इज़ अ सिचुएशन इन विच वन पार्टी गेट्स इन्वॉल्व इन अ रिस्की इवेंट नोइंग दैट इट इज़ प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द रिस्क एंड द अदर पार्टी विल इनकर द कॉस्ट. अगर इसका हम सिंपल एग्जाम्पल लें तो जैसे अगर आपने अपने घर को इफ़ यू हैव नॉट एक्चुअली इंश्योर्ड योर हाउस तो आप क्या करोगे, आप उसको उसका जो आग ना लग जाए तो यू विल हैव अ रोबस्ट फायर अलार्म सिस्टम, ठीक है. चोरी ना हो जाए तो वॉचमैन होगा क्योंकि आपने उसको इंश्योर नहीं करवाया. बट वंस यू हैव इंश्योर्ड योर हाउस तो आप उसकी टेक केयर करना बंद कर दोगे क्योंकि आपको पता है कि इंश्योरेंस कंपनी विल टेक केयर ऑफ द कॉस्ट. तो आप क्या करते हो, फिर आप एक रिस्की प्रोस्पेक्ट में इंडल्ज करते हो या यू डोंट केयर क्योंकि आपको पता है कि इंश्योरेंस कंपनी आके सारे कॉस्ट की टेक केयर कर लेगी. सो दिस इज वेयर मॉरल हैज़र्ड कम्स इनटू प्ले, ठीक है. दिस इज द मॉरल हैज़र्ड, राइट, कि आप रिस्क लेते हो क्योंकि आपको पता है कोई और कॉस्ट बेयर कर लेगा. सो इट अराइजेज व्हेन बोथ द पार्टीज हैव इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट ईच अदर. ये भी एक कारण हो सकता है, ठीक है. उसके बाद हम ये कहते हैं इट अकर्स व्हेन द बोरोअर नोज दैट समवन एल्स विल पे फॉर द मिस्टेक ही मेक्स. दिस इन टर्न गिव्स हिम इंसेंटिव टू एक्ट इन अ रिस्कियर वे, ठीक है. उसको रिस्क लेने का इंसेंटिव भी मिल जाता है क्योंकि उसे पता है कि कोई और विल टेक केयर ऑफ हिज रिस्क. ओके, तो जब हम रिकैपिटलाइजेशन की बात करते हैं वाई इट हैज़ क्रिएटेड अ रिस्क ऑफ मॉरल हैज़र्ड इज़ क्योंकि एक तरह से आप जो रिकैपिटलाइजेशन बैंक्स की हम कर रहे हैं क्योंकि बैंक्स हैव डिफॉल्टेड, बहुत सारे NPAs हैं, ठीक है. तो हम बैंक्स को गवर्नमेंट इज़ रिकैपिटलाइजिंग देम. जैसे 2.11 लाख करोड़ का पैकेज है PSPs के लिए. अब बैंक्स को पता है कि आगे भी अगर वो NPAs डिफॉल्ट करते हैं या जो बिजनेसमैन है इफ़ दे बिकम NPAs इवेंचुअली तो गवर्नमेंट आ जाएगी बेल आउट करने के लिए, ठीक है. सो दिस हैज़ एक्चुअली लेड टू मॉरल हैज़र्ड. सो अब और रिकैपिटलाइजेशन किससे होती है, टैक्स पेयर्स के पैसे से, ठीक है. It has been done from taxpayers' money. Thus, if it does not work, ultimate loser will be the taxpayer. और loss किसका है, taxpayer का. Also, as the nationalized banks or PSPs, they are allowed to tap into taxpayer money whenever they are in deep financial trouble. They will have very little reason to be careful while lending and more reason to take huge risks with their balance sheets. ठीक है, वो ज़्यादा परवाह ही नहीं करेंगे कि वो जो lending है वो अच्छे तरीके से करें. The public money is used to capitalize banks who are facing
फेसिंग क्राइसिस ऑफ एनपीएस कॉस्ड बाय डिफॉल्टर्स हु डिड नॉट रीपे द मनी। ठीक है, गलती थी एनपीएस की, जो डिफॉल्टर्स थे जिन्होंने पैसे नहीं दिए, उस वजह से वी हैव टू रिकैपिटलाइज द बैंक एंड दीज एनपीएस, उनको एक तरह से इंसेंटिव मिल गया है कि आगे जाके भी अगर वो डिफॉल्ट करेंगे तो banks will need the help of the government and government can actually recapitalize them again. Hence, indirectly, public money is channelized to industrialist defaulters who are profit-making entities, who are actually making profits for themselves. Profit में तो वो कोई help नहीं करे, loss होता है, तो NPA बनेगा, default होगा, banks को again recapitalization की ज़रूरत होगी and the government will come into place. So this is how recapitalization is actually leading to this moral hazard. बट आप इसके बाद एक और एस्पेक्ट दे सकते हो कि रिकैपिटलाइजेशन विल डेफिनेटली इंप्रूव द कैपिटल बेस ऑफ द बैंक, ताकि वो लेंडिंग आउट कर सके, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बूस्ट कर सके, इवेंचुअली इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्रीज कर सके। ठीक है, लीडिंग टू इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी, डेवलपमेंट, जॉब क्रिएशन, है ना। बट इट कम्स एट अ कॉस्ट ऑफ वेस्टिंग टैक्स पेयर मनी which could have been used elsewhere productively if the risk could have been properly avoided by adopting a safeguard mechanism previously by the banks, right? So what is the way forward? Way forward में है कि ठीक है, recapitalization is required, it should be done, but it should be backed by governance and ownership reforms and proper management. Then the banks should be forced to take responsibility of their actions, और उसके बाद जो बैड बैंक प्रपोज किया था उसको बनाया जाए, उसकी यूटिलाइजेशन की जाए to address the bad loans problems in the banking sector. So recapitalization एक चीज से कुछ नहीं होगा, it has to be done with a lot of other measures, for instance governance reforms, etc. Then last question है, in a survey released in March by Transparency International, among 16 countries of the Asia Pacific region, India has the highest bribery rate of 69%. What is the correlation between economic growth and corruption? ठीक है, पहला ये पार्ट है। दूसरा है कि why does corruption continues to exist despite strong economic growth? Examine. सो सबसे पहले हम बताएंगे करप्शन क्या होती है। करप्शन की जो डेफिनेशन है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने दी है, इट इज़ द यूज़ ऑफ पब्लिक पावर फॉर प्राइवेट गेन्स और पब्लिक ऑफिस फॉर प्राइवेट गेन्स। जब आप पब्लिक ऑफिस को अपने पर्सनल प्राइवेट गेन्स के लिए यूज़ करते हैं तो दैट इज़ नोन एज करप्शन। उसके बाद करप्शन और इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या रिलेशनशिप है? एक तो ये है इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, इनकम इंक्रीज होगी, और इनकम इंक्रीज विल प्रोवाइड एन इकोसिस्टम फॉर बिल्डिंग इंस्टीट्यूशंस एंड इंस्टीट्यूशंस दे हेल्प इन रिड्यूसिंग करप्शन एंड रिडक्शन इन करप्शन विल हेल्प इन इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, सो दैट इज हाउ इट अकर्स। बट उसके बाद जनरली हाई करप्शन एग्जिस्ट इन लो इनकम नेशंस एंड लो इन हाई इनकम नेशंस, दिस हैज़ बीन सीन। उसके बाद करप्शन कैन ऑल्सो हैम्पर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड कैन निगेट इफ नॉट कर्ब्ड। ठीक है, करप्शन इकोनॉमिक ग्रोथ को कम भी कर सकती है। उसके बाद करप्शन ऑल्सो प्रोमोट्स इनइक्वालिटी विच इनहिबिट्स इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर एवरीवन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर द रिलेशनशिप विच एग्जिस्ट बिटवीन करप्शन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। नेक्स्ट है, करप्शन कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट इन इंडिया इवन आफ्टर दिस इकोनॉमिक ग्रोथ। क्यों? बहुत रीजन्स है इसके। कलोनियल लेगेसी है, कलोनियल टाइम से ब्यूरोक्रेसी में करप्शन है, इट हैज़ पर्कुलेटेड एंड ऑफिसर्स हैव बीन करप्ट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया। देन माइंडसेट है, इट हैज़ बिकम सच अ कस्टमरी प्रैक्टिस दैट सोसाइटी डजंट डिस्करेज करप्ट एंड फाइंड इट एज एन एक्सटेंशन ऑफ पर्क्स। उनको लगता है कि अगर आप सरकारी ऑफिस में काम कर रहे हो तो करप्शन इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर एग्जिस्टेंस। ठीक है, एक्सेप्टेंस है उसकी सोशल लेवल पे, एवरी वन नोज दैट इफ यू आर इन अ पब्लिक ऑफिस you will be corrupt. No one looks down upon a corrupt official in India, right? नेक्स्ट, डिग्रेडेशन हो गई है मॉरल्स की सोसाइटी में। देन पीपल आर ऑल्सो विलिंग टू पे ब्राइब्स। उनको भी लगता है कि वो गलत नहीं कर रहे, अगर उनका काम ब्राइब दे के जल्दी हो रहा है, सो दे आर मोर देन विलिंग टू पे ब्राइब्स। देन राइज ऑफ कंज्यूमरिज्म एंड मटीरियलिज्म इन द सोसाइटी, सो यू नीड मनी एंड करप्शन इज एन ईजी वे आउट। Neo-capitalist class. Business and politics are well integrated in our political system, causing high level of corruption. There is politicization, ठीक है, be it of bureaucracy, ठीक है, so there's this high politicization, ठीक है। उसके बाद business और politics में एक nexus exist करता है, political funding हमेशा big business houses से आती है, और उसके बाद जो फिर after those politicians से come in power, वो एक तरह से उनको उनके फेवर में
पॉलिसीज़ पास करते हैं. सो दिस इज़ एग्जिस्टिंग एट अ राइट फ्रॉम द सबसे छोटा लेवल टू द हाइएस्ट लेवल. देन उसके बाद क्या है कि एंटी करप्शन इंस्टीट्यूशन जैसे CVC, CBI, दे आर नॉट इफेक्टिव. जैसे CBI हैज़ बीन नोन एज केज्ड पैरट बाय द सुप्रीम कोर्ट. फिर जो लॉज है उनकी लैक्स इम्प्लीमेंटेशन होती है, राइट. देन लैक ऑफ प्रोटेक्शन टू विसल ब्लोअर्स. इसको इफेक्टिव प्रोटेक्शन कर दो कि विसल ब्लोअर एक्ट है बट फिर भी विसल ब्लोअर्स को प्रोटेक्शन नहीं है. तो विसल ब्लोअर्स क्यों, अगर उनको पता है कि व्हेन दे विल ब्लो द विसल दे विल डाई, सो हु विल एक्चुअली ब्लो द विसल, है ना. तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि कोई आके बताएगा ही नहीं कि उनकी जो डिपार्टमेंट है या सो एंड सो जगह पे करप्ट प्रैक्टिसेस आर हैपनिंग, राइट. सो दैट्स देयर. देन जुडिशियल डिलेज, ठीक है. जुडिशरी बहुत ही ज़्यादा केसेस लटकते रहते हैं कोर्ट्स में. तो आपको पता है इवन इफ़ यू आर नैप्ड अंडर सो एंड सो एक्ट, तो आपको पता है कि सालों साल केस चलेगा और सब भूल जाएंगे. एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीजन. सो देयर इज़ नो श्योरिटी ऑफ द पनिशमेंट. नेक्स्ट, एडुकेट डिस्क्रिशनरी पावर टू ब्यूरोक्रेट्स के पास भी डिस्क्रिशनरी पावर है, तो उससे क्या होता है कि वो अपने फ़ायदे के लिए उसको यूज़ कर लेते हैं. देन जो कॉम्प्लिकेटेड लॉज एंड रूल्स है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, ओपेक हैं, उसकी वजह से भी डिस्क्रिशनरी पावर मिल जाती है ब्यूरोक्रेट्स को एंड दे यूज़ इट फॉर देयर ओन फेवर. सो दीज आर द रीजन्स, राइट. सो सेकेंड ARC कहती है हाउ कैन यू कर्ब इट. पनिशमेंट टू दोज हु आर इन्वॉल्व इन करप्शन. ब्यूरोक्रेट्स में इन्फ्यूजन ऑफ वैल्यूज़, ठीक है, ताकि कम हो जाए. ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबिलिटी इन द सिस्टम शुड बी इम्प्रूव्ड. देन जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज हैं एक उनको एक्सपीडिएट करना चाहिए. जैसे कि हमारे पास वी हैव लोकपाल एक्ट हैज़ बीन पास बट बट लोकपाल नहीं अपॉइंट हुआ है, तो उनको एक्सपीडिएट करना चाहिए, तेज़ करना चाहिए. डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का यूज़ इंक्रीज़ होना चाहिए. सो दे आर द नीड ऑफ द आर इन इंडिया टू रिड्यूस करप्शन, ठीक है. सो दीज आर द मेजर्स विच शुड बी टेकन, राइट. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे.